अब आगे देखते हैं कि ग्रुप में प्राइमरी ग्रुप और सब्सिडियरी ग्रुप, इसको समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या है, लोन अकाउंट, लोन लाइबिलिटीज़ क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या है। हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अभी थ्योरी बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बताएंगे। जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और यहाँ भी पूरी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो जैसे प्राइमरी ग्रुप है, इसमें ये 15 टाइप्स के ग्रुप आते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, लोन्स लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सस्पेंस अकाउंट, ब्रांच डिवीजन। इस तरह के 15 अकाउंट आते हैं, और सेकेंडरी ग्रुप में ये 13 आते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक एक करके कि इसका मतलब क्या है, ताकि जब हमें बेसिक मालूम हो जाए तो फिर हम इसको अच्छे से प्रैक्टिकल इसका समझ सकें। तो पहले हम समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखिए, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा किराने का दुकान भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो उसको स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ उसमें कैपिटल लगाया जाता है, कुछ पूंजी लगाया जाता है। तो उसी को हम कैपिटल अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, या उसी पूंजी को हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंडर में रखते हैं। पूंजी किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कैश ही चाहिए। मान लीजिए आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ फर्नीचर आपने बनवाया, वो भी आपका पूंजी हो गया। बिल्डिंग बनवाया, छोटा मोटा दुकान है, मान लीजिए उसके लिए सिर्फ बिजनेस करने के लिए बिल्डिंग बनाया, वो भी पूंजी है। और जैसे आपने 2 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाए, तो वो भी आपका पूंजी है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी आप संपत्ति या कैश लगाएंगे, तो वो सभी कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, लोन लायबिलिटीज। देखिए, जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का लोन लेते हैं तो इस अकाउंट को लोन लायबिलिटीज में रखते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस किया 1 लाख रुपए लगा के, तो वो 1 लाख रुपए आपके पूंजी हो गया। लेकिन आपको लगता है कि एक मान लीजिए 2-4 महीना आपने बिजनेस किया, और आपके पास एक बड़ा ऑर्डर आया कि हमको 10 लाख रुपए का माल चाहिए। तो अब आपके पास 10 लाख रुपए हैं नहीं, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए से ही शुरू किया बिजनेस। तो अब 10 लाख रुपए के लिए आप क्या करेंगे, किसी ना किसी से लोन लेंगे, चाहे बैंक से लें, रिलेटिव से लें, या किसी और से लें, दोस्तों से लें। तो वो सभी को हम लोन लायबिलिटीज में डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपने मोहन से, अपने दोस्त हैं मोहन, मोहन से लोन लिया, तो मोहन के लोन को हम लोन लायबिलिटीज के ग्रुप में डालेंगे। ओके, फिर है करंट लायबिलिटीज। जब हम करंट लायबिलिटीज फिर है करंट लायबिलिटीज जब हम किसी जब हम जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं, तो इस प्रकार के अकाउंट को करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत में डालते हैं। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मोहन से आपने लोन लिया, और आपने कहा कि हम इसको 3 सालों में, 4-5 सालों में देंगे आराम से, धीरे धीरे, तो उसको लोन लायबिलिटीज़ में डालते हैं। उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी बोलते हैं। और अगर मोहन ने कहा कि हमको तो इसी साल, मतलब 12 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर हमको ये चाहिए, हमारा लोन वापस चाहिए, तो हमारे लिए वो करंट लायबिलिटीज़ होता है। ये एक एग्जांपल दिया। करंट लायबिलिटीज़ में और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से माल परचेज किया, माल सेल करने के लिए। मान लीजिए आप अपना फिनिश गुड्स सेल करने के लिए आपने रॉ मटेरियल परचेज किया। तो रॉ मटेरियल परचेज किया, तो मान लीजिए उसको आपको 90 दिन के अंदर वो उसका पेमेंट करना है, तो वो हमारे लिए करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज में और भी चीज़ें आएंगी। अब देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। देखो, फिक्स्ड एसेट्स, एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर। और इन संपत्तियों का आसानी से लेन देन भी
जैसे लेन देन भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के अकाउंट्स को फिक्स्ड एसेट्स में रखते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब बिजनेस स्टार्ट किया आपने तो उसमें आपको कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर, अलमीरा, वार्डरोब, कई तरह के उसमें आप संपत्तियां लगा सकते हैं। तो वो सब हमारा फिक्स्ड एसेट में जाएगा। मान लीजिए बिल्डिंग है, या मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद में आपको 2 महीने के बाद में मालूम चला कि आपको मशीन है, आपको एक मशीन ख़रीदना है, तो जब आप मशीन खरीदेंगे तो वो भी एक फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और जैसे मान लीजिए आपने मशीन ख़रीदा, उसके बाद में आपने लैंड बाई किया बिजनेस करने के लिए, तो लैंड को किस में डालेंगे? फिक्स्ड एसेट्स में डालेंगे। और मशीन को किस में डालेंगे? फिक्स्ड एसेट्स में डालेंगे। मान लीजिए आपने फर्नीचर ख़रीदा, तो फर्नीचर को किस में डालेंगे? फिक्स्ड एसेट्स में डालेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स एक ग्रुप हो गया। आप समझ में आ रहा होगा आपको, फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया। और फिक्स्ड एसेट्स में हम डाल रहे हैं किसको? मशीनरी को डाल रहे हैं, फर्नीचर को डाल रहे हैं, बिल्डिंग को डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तब सभी तरह के, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सभी तरह के फिक्स्ड एसेट्स हैं। और इसको हम एक ही तरह के नेचर है इनका, तो इनको हम फिक्स्ड एसेट्स में डाल रहे हैं। अब इसमें हम टेलीफोन का एक्सपेंस नहीं डाल देंगे, इसमें हमने किसी को कमीशन पेड किया तो फिक्स्ड एसेट्स में नहीं डाल देंगे। क्यों नहीं डाल देंगे? क्योंकि उसका ग्रुप अलग है। फिक्स्ड उस कमीशन पेड किया, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड किया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये छोटे मोटे खर्चे की तरह हैं। तो इसका एक अलग ग्रुप बना दिया, जैसे कि उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक ग्रुप बना दिया, उसमें इन सब छोटे मोटे खर्चों को डालते रहेंगे, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में नहीं डाला। तो अब आपको समझ में आया होगा कि फिक्स्ड एसेट्स एक ग्रुप अलग है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक ग्रुप अलग है। तो ये ग्रुप क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, एक ही तरह के जो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, एक ही तरह, मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन का एक ही तरह का नेचर होता है, तो उसको फिक्स्ड एसेट, उसको ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट्स में कंप्यूटर आ गया, टेलीफोन आ गया, एसी, फर्नीचर आ गया। इसी तरह मान लीजिए आपने कमीशन पेड किया, टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन मीन्स इधर टेलीफोन फिक्स्ड एसेट्स है, और टेलीफोन का जो चार्जेज आता है मंथली, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डालेंगे। तो समझ में आया होगा। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे, इसको समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब हम लाभ कमाने के पर्पज़ से बिजनेस के पैसे को कहीं पर निवेश करते हैं तो उसका खाता इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत खोलते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर, म्यूचुअल फंड। चलिए, आपने मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, आपने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, तो आप सोच रहे हैं कि अभी ये पैसों का इस्तेमाल मैं क्या करूं, बिज़नेस तो सब सही चल रहा है और मेरे पास 10-20 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और आपका काम चल जा रहा है सिर्फ 5 लाख से। तो आप सोचेंगे कि चलो 5 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, निवेश कर देता हूँ, इससे कुछ फ़ायदा मिलता रहे। तो कई लोग क्या करते हैं कि उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, शेयर्स में लगा देते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। मतलब वो ऐसी जगह लगाते हैं पैसे कि उनको इनडायरेक्ट इनकम आए, उसको, उनका बिजनेस नहीं है वो, उनसे मुनाफा कमाना उनका मकसद नहीं है, उनका बिजनेस नहीं है वो, उनका उनको यह है कि एक साइड इनकम आ जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि मान लीजिए चलिए हमने शेयर खरीद लिया तो कुछ पैसे आते रहेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ग्रुप में उनको डालेंगे। मान लीजिए शेयर खरीदा, एक शेयर का अकाउंट बन गया, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के, इन तरह के नेचर के जो चीज़ें हैं, इस एक ही नेचर के सब ट्रांजैक्शन हैं, तो इनको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ग्रुप में डाल देंगे। अब है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स होता है कि ऐसी संपत्तियां जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है, उन्हें हम करंट एसेट्स में रखते हैं। करंट एसेट्स, इसका मतलब एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए हमने किसी को उधार माल बेचा, तो वो क्या है हमारा? वो हमको 90 दिन के अंदर पेमेंट करेगा, 30 दिन के अंदर पेमेंट करेगा, जैसा भी हमारा एग्रीमेंट होगा, तो उससे हमें पैसे मिलने वाले हैं। तो पैसे जहाँ से मिलने वाले होते हैं
वो क्या होता है, हमारा एसेट्स होता है। लेकिन करंट एसेट्स क्या होता है कि जहाँ से हम बहुत जल्दी ही उसको, वो हमें प्राप्त होने वाला है या हमें मिल जाएगा 20 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर, तो वो करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स में मान लीजिए कैश को डाल दिया, कैश अकाउंट बनाते हैं उसको डाल दिया, डेटर्स को करंट एसेट्स के अंदर डाल दिया कि हमें डेटर्स से पैसे मिलने हैं। डेटर्स मतलब जिसको हमने उधार माल बेचा है उससे हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो उसको करंट एसेट्स में डाल दिया। और इसी तरह मान लीजिए बैंक अकाउंट में जो हमारे पैसे पड़े हैं उसको बैंक से हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, तो बैंक अकाउंट को करंट एसेट में डाल दिया। ठीक है, तो इसी तरह के जो एक ही तरह के हमारे नेचर के ट्रांजैक्शन हैं तो उनको करंट एसेट्स के ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स का क्या ग्रुप है। तो यह कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय के रूप में किए जाते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी लोगो, स्टैम्प ड्यूटीज, कंसल्टिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। आप कहोगे ये तो एक्सपेंस लिखा है तो इसको एसेट्स कैसे मानेंगे? तो देखो, जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो कोई हमारा लोगो और ना इस्तेमाल कर ले। मान लीजिए हमने कंपनी स्टार्ट किया और ब्रांड बन गया, और ब्रांड बन गया तो किसी ने उसको चोरी ना किया, तो उसके लिए हमने बहुत सारे पैसे खर्च किए लोगो बनवाने में, लोगों को रजिस्टर कराने में, स्टैम्प ड्यूटी पे किए, कंसल्टिंग चार्जेस पे किए, जिसका फ़ायदा हमें आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। तो इस तरह के खर्चों को हम एक तरह से संपत्ति मान लेते हैं कि इसका फ़ायदा एक ही साल में नहीं लेना है, इसका फ़ायदा धीरे धीरे कई सालों तक लेना है। तो इसको हम, इसका एक ग्रुप बना दिए कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। अभी और समझ में आएगा धीरे बाद में। अभी सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? देखो, कभी कभी हम टैली में कुछ एंट्री करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट निकल के आता है कि ये पैसा कहाँ खर्चा हुआ, हमें मालूम नहीं चलता। कि जैसे बैंक की स्टेटमेंट की एंट्री कर रहे हैं, उसमें से 20,000 रुपये कहीं गया, लेकिन हमें मालूम नहीं चल रहा है कि ये पैसे किसे गया, तो हम सस्पेंस अकाउंट में उसको डाल देते हैं। और जब हम पता करते हैं 2-4 दिन में जब पता होता है तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट से हटा के करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी मतलब कुछ गलतियां हो जाएं या कुछ बैलेंस मैच नहीं कर रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, ताकि हम 2-3 दिन में उसको आसानी से चेक कर लें। सस्पेंस अकाउंट को एक ही साथ में देख लें कि क्या क्या इसमें अमाउंट आ रहा है, तो उसको सबको क्लियर कर लें। तो कभी हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत आ जाती है, तब उस समय अंतर की धनराशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो इसमें जैसे कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा तो सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, फिर बाद में क्लियर कर लो। एक तरह से सस्पेंस का हिंदी होता है कि संदेहात्मक अकाउंट, मतलब जिस पे संदेह है उसको हम बाद में क्लियर करेंगे, तो उसको इस तरह डाला जाता है। ठीक है, अभी क्या है, ब्रांच डिवीज़न। ब्रांच डिवीज़न मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीज़न ग्रुप में रखते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी, उसके कई सारे ब्रांचेज होते हैं तो उसको एक ब्रांच डिवीज़न के ग्रुप में डाल देते हैं। फिर है सेल्स अकाउंट। देखो, जब हम किसी गुड्स और सर्विस को सेल करते हैं तो उसको सेल्स अकाउंट में डालते हैं, जिससे हमारा, मान लो कोई हमारा बिजनेस किया हमने तो उससे हमें पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, तो उसको हम सेल्स अकाउंट में डालते हैं। परचेज किया तो उसको परचेज अकाउंट के ग्रुप में डाल देते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि परचेज अकाउंट में वही चीज़ डालेंगे जिसका हम बिजनेस करते हैं, जो हमारा मेन बिजनेस है। मान लीजिए हमने टेलीफोन ख़रीदा, वो हमारा बिजनेस नहीं है। हमने फर्नीचर ख़रीदा, वो उसको परचेज में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हम बेचने नहीं जा रहे हैं। हम कोई परचेज अकाउंट में हम उसी को डालेंगे जिसका मकसद है कि उसको बेच के मुनाफा कमाना। ठीक है, मान लीजिए हम राशन का दुकान खोल रहे हैं तो हम राशन खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो राशन हमारे लिए क्या है, उसको हम उसमें डालेंगे परचेज अकाउंट में। लेकिन फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर को नहीं डालेंगे, फर्नीचर हमारा एसेट्स है, क्योंकि फर्नीचर को हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। तो परचेज अकाउंट में उसको, फर्नीचर को नहीं डालेंगे। लेकिन हमने राशन खरीदा बेचने के लिए तो राशन को परचेज अकाउंट में डालेंगे।